नमस्कार दोस्तों। यूपी पेट 2025 जो कि आपकी नोटिस या नोटिफिकेशन आ गया है। 14 मई से आपका फॉर्म फिल होगा। तो सभी लोग प्रैक्टिस सेट की तरफ भागेंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि प्रैक्टिस सेट अच्छी बात है, लेकिन उसके पहले अगर आपको उसके विषय के बारे में नहीं पता है, किसी चीज़ के बारे में थोड़ा सा विस्तार नहीं मालूम है, तो आप आंसर कैसे दे सकते हो। तो छोटी सी कोशिश है हमारी आप तक वीडियो पहुंचाना इस माध्यम से कि ये बुक है जो कि बहुत ही अच्छी बुक है, और इससे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके क्वेश्चन बनते हैं, जहाँ से बनते हैं, वो टॉपिक मैं आपको क्लियर करवाऊंगी, वो चीज़ मैं थोड़ा विस्तार से आपको बताऊंगी। देन आप आफ्टर देन उसके बाद अगर आप तैयार करते हो, प्रैक्टिस सेट करते हो, तो आप तब आप देखना आपके कितने आंसर सही होते हैं। तो ये इतिहास का है। इतिहास में पहला टॉपिक आपका क्या है? सिंधु सभ्यता। ठीक, तो सिंधु सभ्यता से जितने भी आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बनेंगे, क्वेश्चन बनेंगे, वो टॉपिक आपको यहाँ से क्लियर करवाए जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा सिंधु सभ्यता के बारे में जानते हैं कि क्या है, कैसे है। तो देखिए, जो इम्पोर्टेंट है मैं वही पढ़ाऊंगी। अगर आपको अच्छा लगे तो आप नोट कर सकते हो और एक नोट्स अच्छे तैयार कर सकते हो। तो क्या है कि इसका नाम हड़प्पा संस्कृति पड़ा क्योंकि इसकी जानकारी सबसे पहले 1921 में पाकिस्तान में अवस्थित हड़प्पा नामक आधुनिक स्थल से प्राप्त हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, कि हड़प्पा जो संस्कृति है वो सबसे पहले इसकी जानकारी कहाँ मिली? पाकिस्तान में। किस सन में मिली? 1921 में। और हड़प्पा नामक आधुनिक स्थल से प्राप्त हुए, इसलिए इसको हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। उसके बाद आइए, ये है कि भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर साहनी, कौन? राय बहादुर साहनी ने 1921 में हड़प्पा की एवं रखाल दास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कि परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का केंद्र पंजाब और सिंध में मुख्यतः सिंधु घाटी में पड़ता है। यहीं से इसका विस्तार दक्षिण और पूर्व की ओर हुआ, ठीक है, इसलिए हड़प्पा संस्कृति को सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि रेडियो कार्बन 14 यानी C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है, जो सर्वाधिक मान्य है। तो हड़प्पा सभ्यता की तिथि जो है पूछा जा सकता है किस नवीन पद्धति के द्वारा इसका विश्लेषण हुआ था? तो रेडियो कार्बन 14 के द्वारा। देखिए, पूछे जाते हैं कि हड़प्पा के 4 भौगोलिक स्थल कौन कौन से हैं। यहां से आपके प्रश्न बनते हैं। तो पहला मांडा, दूसरा आलमगीर, तीसरा दैमाबाद, चौथा सुतकांडे डोर, ठीक है, सुतकांगे डोर। ये 4 स्थल हैं जो हड़प्पा के 4 भौगोलिक स्थल माने गए हैं। चलिए, मांडा से क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको देखते हैं। तो यह स्थल अखनूर जिले से चिनाब नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है। यह विकसित हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी स्थल है। इसका उत्खनन 1982 में जगपति जोशी व मधुबाला ने करवाया था। देखिए, आपको ये पूछा जा सकता है कि मांडा कहाँ स्थित है? तो अखनूर जिले में चिनाब नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। यहां तक आपका इंपॉर्टेंट है, ये जो है पूछा जा सकता है, ठीक। मांडा में 3 सांस्कृतिक स्तर, प्राक सैंधव, विकसित सैंधव एवं उत्तर सैंधव है। आलमगीर से क्या इंपॉर्टेंट है? यह स्थल मेरठ जिले में हिंडन नदी, यमुना की सहायक नदी के तट पर स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। इस स्थल की खोज 1958 में भारत सेवक समाज संस्था द्वारा की गई थी। इसका उत्खनन कार्य यज्ञदत्त शर्मा द्वारा किया गया था। यह सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी स्थल है। तो ये पूछा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्व स्थल कौन सा है? तो वो है आलमगीर। जहां से मैं जो टॉपिक बता रही हूँ इंपॉर्टेंट है और टिक करूं, उसको आप जरूर नोट करिए। तीसरा है दैमाबाद। दैमाबाद से क्या इंपॉर्टेंट है कि यह स्थल महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। ये स्थित कहाँ है, इसको नोट करना जरूरी है। तो दैमाबाद कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। कौन सी नदी के बाएं किनारे पर स्थित है? तो प्रवरा नदी, ठीक है।
और दैमाबाद सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है, ये इंपॉर्टेंट है कि दैमाबाद सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपके। फोर्थ है आपका सुतकांगे डोर, यह दाश्क नदी के किनारे स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। यहाँ तक आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद केवल 7 सैंधव स्थलों को नगर की संज्ञा दी गई है, जो है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदोहदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली, धौलावीरा। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि पंजाब में हड़प्पा और सिंध में मोहनजोदड़ो, पंजाब में हड़प्पा और सिंध में मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो को और क्या कहते हैं, मृतकों का टीला। पूछा जाता है कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को। दोनों पाकिस्तान में पड़ते हैं, दोनों एक दूसरे से 483 किलोमीटर दूर स्थित थे तथा सिंधु नदी द्वारा जोड़े गए थे। ये पूछा जाता है कि ये दोनों किस नदी द्वारा जोड़े जाते थे, तो सिंधु नदी द्वारा जोड़े जाते थे। देखिए, यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट है कि मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार है। यह 11.88 मीटर लंबा तथा 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। इसमें उतरने के लिए उत्तर तथा दक्षिण की ओर सीढ़ियां बनी हुई है। स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों से बना है और इसके मध्य में स्नान कुंड स्थित है। देखो, यहाँ ये इंपॉर्टेंट है कि मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण या सार्वजनिक स्थल कौन सा था, तो विशाल स्नानागार था। ठीक है, यहाँ से थोड़ा आपका ये इंपॉर्टेंट है कि जॉन मार्शल ने विशाल स्नानागार को विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया था। यह जल पूजा का एकमात्र साक्ष्य है। तो मोहनजोदड़ो में एक अन्नागार मिला है जो 45.7 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। मोहनजोदड़ो की जल निकास प्रणाली अद्भुत थी। लगभग सभी नगरों में प्रत्येक छोटे या बड़े मकान में प्रांगण और स्नानागार होते थे। ठीक, हड़प्पा के दुर्ग में 6 अन्नागार मिले हैं। हड़प्पा के दुर्ग में 6 अन्नागार मिले हैं जो ईंटों के बने चबूतरों पर 2 पंक्तियों में खड़े हैं। प्रत्येक अन्नागार 15.23 मीटर लंबा और 6.09 मीटर चौड़ा है। कालीबंगा के अनेक घरों में कुएं पाए गए हैं। घरों का पानी बहकर सड़कों पर आता था, जहां इनके नीचे मोरियां बनी हुई थी। ये मोरियां ईंटों और पत्थरों की तख्तियों से ढकी रहती थी। सड़कों की इन मोरियों में नरमोखे मेन होल भी बनाए जाते थे। उसके बाद आपका ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले कपास उत्पादन करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, चूंकि कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में हुआ, इसलिए यूनान के लोग इसे सिंडन कहने लगे। ठीक है, सिंधु सभ्यता को यूनान के लोग क्या कहने लगे, सिंडन कहने लगे, क्योंकि यहाँ कपास बहुत ज्यादा होता था। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका कि चावल के उत्पादन के साक्ष्य लोथल एवं रंगपुर में मिले हैं। ये भी पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता में चावल के उत्पादन के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो लोथल हो या रंगपुर हो, तो दोनों जगह मिले थे। ऑप्शन दोनों सही होगा। गन्ना का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। पूछा जाता है कौन सी चीज का साक्ष्य नहीं मिला, अगर गन्ना ऑप्शन है तो गन्ना का नहीं मिला। लोथल एवं सौराष्ट्र के मिस्से बाजरे की खेती एवं रोजदी, गुजरात से रागी के विषय में साक्ष्य मिले। ये इंपॉर्टेंट है आपका कि चावल के उत्पादन जो है वो साक्ष्य कहाँ मिले, लोथल और रंगपुर में। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है कि सिंधुवासी हल के प्रयोग से परिचित थे। कालीबंगा के प्राक सिंधु काल के हल से जुते हुए खेत तथा उनमें सरसों की खेती के साक्ष्य मिले हुए। तो सिंधुवासी हल के प्रयोग से परिचित थे। तो ये पूछा जाता है कि कहाँ पर जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, हल और जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, तो कालीबंगा में। कहाँ पर मिला है, कालीबंगा में। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बहावलपुर जिले में स्थित चोलिस्तान व भारत के हरियाणा राज्य के फतेहाबाद जिले में स्थित बनवाली से मिट्टी का बना हुआ खिलौना हल मिला था। ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, कि मिट्टी का बना हुआ खिलौना कहाँ पर मिला था। तो यहाँ से अगर भारत का पूछा जाए तो भारत में आपको हरियाणा राज्य के फतेहाबाद जिले में मिला था, बनवाली से। ये भारत भी दे सकता है, हरियाणा भी दे सकता है। ठीक है, फतेहाबाद भी दे सकता है, बनवाली। ठीक, और पाकिस्तान का अगर पूछेगा तो पंजाब प्रांत के बहावलपुर में, चोलिस्तान में। ठीक है,
सिंधु सभ्यता में पशुपालन के भी कुछ साक्ष्य मिले हैं। जैसे हड़प्पाई लोग बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर पालते थे। इन्हें कुबड़ वाला सांड क्या है, विशेष प्रिय था। ठीक है। इसके अतिरिक्त गधे और ऊंट भी रखते थे। कुत्ते और बिल्ली के पैरों के भी निशान मिले हैं। कुत्ते प्रारंभ से ही पालतू जानवर थे, अर्थात सिंधु सभ्यता से ही पूछा जाए पालतू जानवर कौन था तो कुत्ता ही होगा। ठीक। उसके बाद क्या है कि जो पूछा जाए कि किस पशु का साक्ष्य सिंधु सभ्यता में नहीं मिला है, किस पशु का साक्ष्य सिंधु सभ्यता में नहीं मिला है, तो वो था शेर का। क्या था? शेर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है सिंधु सभ्यता में। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जा चुका है। शिल्प और तकनीक में क्या इंपॉर्टेंट है कि तांबा राजस्थान की खेतड़ी के ताम्र खानों से मंगाया जाता था, टिन अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। देखो, पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से मंगाया जाता था, तो राजस्थान की खेतड़ी से। और टिन कहाँ से मंगाया जाता था, तो अफगानिस्तान से। आपको मालूम है कि सिंधु सभ्यता के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वही आपको करवाया जा रहा है। तो सामाजिक जीवन इनका कैसा था? समाज की इकाई परंपरागत और तौर पर परिवार थी। ठीक है, समाज की इकाई परंपरागत तौर पर परिवार थी। पूछा जाए समाज की इकाई क्या थी सिंधु सभ्यता में, तो परिवार थी। मातृ देवी की पूजा तथा मोहरों पे अंकित चित्र से यह परिलक्षित होता है कि हड़प्पा समाज संभवतः मातृसत्तात्मक था। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि हड़प्पा जो सिंधु सभ्यता है, हड़प्पा समाज जो है वो मातृसत्तात्मक था या पितृसत्तात्मक था, तो ये क्या था? मातृसत्तात्मक था। ठीक। उसके बाद है कि सैंधोज सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय कम, शांत प्रिय अधिक थे। जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो युद्ध को कम पसंद करते थे, शांति अधिक पसंद करते थे। आइए धार्मिक प्रथाएं पर देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा में पकी मिट्टी की स्त्री मूर्तियां बड़ी संख्या में मिली हैं। एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से निकला एक पौधा दिखाया गया है। यह संभवतः पृथ्वी देवी की प्रतिमा है तथा इसका निकट संबंध पौधे की जन्म और वृद्धि से रहा हो गया। इसलिए मालूम होता है कि हड़प्पाई लोग धरती को उर्वरता की देवी समझते थे और इसकी पूजा उसी तरह करते थे जिस तरह मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइसिस की पूजा करते थे। ठीक है। सिंधु घाटी के पुरुष देवता कौन थे? तो पुरुष देवता को एक मोहर पर चित्रित किया गया है। इसके सिर पर 3 सींग और एक योगी को ध्यान मुद्रा में एक पैर पर दूसरा पैर रखकर बैठे हुए पद्मासन मुद्रा दिखाया गया है। उसके चारों ओर एक हाथी, एक बाघ और एक गैंडा है। आसन के नीचे एक भैंसा है तथा पैरों के पास 2 हिरण हैं। यहाँ से आपके ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत ही कम बनेंगे। ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है आपका कि मोहर पर चित्रित देवता को पशुपति महादेव कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट है कि मोहर पर सिंधु सभ्यता में चित्रित देवता उसे क्या कहा गया है, तो पशुपति देवता महादेव कहा गया है। ठीक है। सिंधु सभ्यता में लिंग पूजा का प्रचलन मिलता है। ये पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता में लिंग पूजा का प्रचलन मिलता है। हाँ, मिलता है, जो कालांतर में शिव की पूजा से गहन रूप से जुड़ी हुई थी। हड़प्पा में पत्थर पर बने लिंग और योनि के अनेक प्रतीक मिले हैं। ठीक है। आइए देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है कि वृक्षों और पशुओं की पूजा में क्या है। सिंधु क्षेत्र के लोग वृक्ष की पूजा करते थे। एक मुहर पर पीपल की डालों के बीच विराजमान देवता चित्रित हैं, अर्थात वृक्षों की पूजा होती थी। हड़प्पा काल में पशु पूजा का प्रचलन था। कई मुहरों पर पशुओं की आकृति अंकित है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण एक सींग वाला जानवर यूनिकॉर्न, जो गैंडा हो सकता है। उसके बाद कुबड़ वाला सांड है। गौ पूजन का प्रमाण नहीं मिलता। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता में किस पशु का पूजन नहीं मिलता है, प्रमाण नहीं मिलता है पूजन का, तो गाय के पूजन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, बल्कि सांड के पूजन का प्रमाण मिलता है, वो कुबड़ वाले का, लेकिन गाय के पूजन का प्रमाण नहीं मिलता है। ठीक है। उसके बाद आइए इंपॉर्टेंट है हड़प्पाई लिपि। हड़प्पाई जो लिपि है वो कैसी थी? सिंधु लिपि के विषय में सर्वप्रथम विचार व्यक्त करने वाले व्यक्ति अलेक्जेंडर कनिंघम थे। ये इंपॉर्टेंट है। कनिंघम ने 1873 में बताया कि इस लिपि का संबंध ब्राह्मी लिपि से है। ये इंपॉर्टेंट है। तो जो सिंधु सभ्यता की सिंधु लिपि है वो कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि है। सिंधु लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास 1925 में L.A. वैडल ने किया था। आइए, ये इंपॉर्टेंट है
कि जो इस लिपि में मछली, चिड़िया, मानव आकृति आदि के चिन्ह मिलते हैं, सिंधु लिपि के जो साक्ष्य मिले उनमें अधिकांशतः दाएं से बाएं लिखे मिले हैं। ठीक है, जैसे फारसी लिपि में लिखा जाता है, हम लोग बाएं से दाएं लिखते हैं देवनागरी लिपि, लेकिन जो ब्राह्मी लिपि या फारसी लिपि है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है, दाएं से बाएं लिखी जाती है। ठीक, और कुछ बाएं से दाएं लिखे मिले हैं, जैसी ब्राह्मी लिपि है, दोनों तरफ से मिला है आपको देखने के लिए, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं भी। एवं कुछ में गोमूत्रिका लिपि का प्रयोग कालीबंगा से प्राप्त ठीकरों से मिला है। सामान्यतः माना जाता है कि सिंधु लिपि दाईं से बाईं ओर ही लिखी जाती थी। ये माना गया कि दाईं से जिसके अधिक साक्ष्य मिलते हैं वही मान लिया जाता है, तो सबसे अधिक जो साक्ष्य मिले वो दाईं से बाईं ओर लिखे गए मिले, इसलिए सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वो दाईं से बाईं ओर मानी गई है। सभी भारतीय लिपियां बाएं से दाएं लिखी जाती थी। हड़प्पा लिपि वर्णनात्मक यानी वर्णात्मक नहीं बल्कि मुख्यतः चित्रलेखात्मक थी। मतलब ये जैसे लिखा गया है वर्णों में, ऐसे न लिख के चित्र बना बना के समझाया जाता था। ठीक है, इसलिए उसे चित्र लेखात्मक कहते थे। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि कालीबंगा से मिली मोहरें, ठीक है, ये मोहरों के बनाने में सर्वाधिक उपयोग सेल खड़ी, स्टेट लाइट का प्रयोग जो है किया गया है। सबसे अधिक उपयोग मोहरों को बनाने में क्या किया गया? सेल खड़ी का। ये आपको पूछा जाता है। ठीक, उसके बाद प्रतिमाएं से कुछ इंपॉर्टेंट है कि कांसे की नर्तकी उनकी मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। संपूर्ण मूर्ति गले में पड़े हार के अलावा पूर्णतः नग्न है। यह लुप्त मोम पद्धति पर आधारित है। मृण मूर्तियां, जिसे मिट्टी की मूर्तियां कहते हैं, सिंधु प्रदेश में अत्यधिक संख्या में आग में पकी मिट्टी जो टेराकोटा कहलाती हैं की बनी मूर्तियां मिली हैं। इनमें पक्षी, कुत्ते, भेड़, गाय, बैल और बंदर की प्रतिकृतियां मिलती हैं। पुरुषों और स्त्रियों की प्रतिकृतियां भी मिलती हैं, जिनमें पुरुषों से अधिक स्त्रियों की संख्या है। इसलिए सिंधु सभ्यता मातृसत्तात्मक सभ्यता मानी जाती है। अंतिम संस्कार में दाह संस्कार होने का था। ठीक है, सर्व प्रमुख प्रथा थी दाह संस्कार, लेकिन कुछ जगहों पर क्या है वो दफनाया भी जाता था। और उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है आपका? रोपड़। क्या इंपॉर्टेंट है आपका? रोपड़। दफनाने की जो प्रक्रिया थी उसको देखते हैं कैसे। रोपड़ की कब्र से मालिक के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के प्रमाण मिले। ये इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जा चुका है कि कहाँ पर मालिक के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के प्रमाण मिले हैं या किस सभ्यता में मिले हैं। तो सिंधु सभ्यता में मिले हैं। और कहाँ मिले हैं? रोपड़ में। फिर दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लोथल की एक कब्र से मृतक के साथ बकरे को दफनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। अर्थात ये भी सिंधु सभ्यता में मिला है, लेकिन मृतक के साथ बकरे को दफनाए जाने का प्रमाण कहाँ मिला है? लोथल में। और मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण कहाँ मिला है? रोपड़ में। तो ये दोनों क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा, कहीं से भी आपको पूछा जा सकता है। दोस्तों, जो सिंधु सभ्यता से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन बनते हैं जहाँ से, वो सारे टॉपिक हमने कंप्लीट करवा दिए गए हैं। इसके बाद टॉपिक सेकंड है आपका वैदिक काल। ठीक है, तो वैदिक काल से भी ऐसे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके, वो सब आपको कवर करवाए जाएंगे। अगर आपको सच में पढ़ना है, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा और प्रतिदिन वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट में बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। ये यकीन मानिए कि अगर आप यहाँ से नोट्स तैयार करते हैं, जितना मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ उसको नोट्स, मुझे नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, नहीं मिलता, नहीं तो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए नोट्स बना के तब प्रोवाइड करवाऊँ। लेकिन क्या करूँ, मैं भी बिज़ी रहती हूँ, नहीं तो फिर मेरा भी टीचिंग का काम है, नहीं तो मैं आपको ज़रूर करवाती हूँ। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो मैंने आपको करवाया और बुक बहुत अच्छी है। इस वजह से यहाँ से सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो पेट से भी पूछे गए हैं बहुत सारे क्वेश्चन, यहीं से आपके मिले हैं। ठीक, तो जो भी है मेरा कहना मानिए, आप नोट्स बनाइए और हाँ प्लीज़ अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिए। ठीक, आपको भी फ़ायदा हो और दूसरों को भी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़ने के लिए प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी।